नमस्कार, पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं बलराज सिंह मलिक जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है बलराज सिंह जी आपका। जी, जी, आज से नमस्कार। हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट अपडेट्स और प्रोसीडिंग्स पे हम आपको बुलाएँगे, आपसे हफ्ते में 3 दिन कम से कम कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण केसेज़ हैं, जो पब्लिक से संबंधित हैं, पब्लिक ऑर्डर से संबंधित हैं, पब्लिक डिस्कोर्स से संबंधित हैं, लोगों के लोकतांत्रिक आर्टिकल 14 और 25 में जो हक अदा किए गए हैं संविधान के, उससे संबंधित हैं, उस पर चर्चा करेंगे ताकि पब्लिक को भी पता रहे कि माननीय उच्च न्यायालय पब्लिक सेफ्टी और पब्लिक डिस्कोर्स में क्या-क्या फैसले कर रहा है। आज ऐसा ही एक मामला हम पहले डिस्कस करेंगे जो एक शशि बाला वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफ एनफोर्समेंट था जिसमें एक महिला को ट्विन कंडीशंस के लिए पीएमएलए में गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट फटकारती है सॉलिसिटर जनरल को ये कह के कि सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट महिलाओं पर लागू नहीं है और 20 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस पे पुल अप किया था कि ये स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन सेक्शन 45 पीएमएलए महिलाओं पर लागू नहीं होती है और इसका प्रोविजन जो है वो महिलाओं को एग्जम्प्ट करता है। बलराज सिंह मलिक जी, ये सारा केस क्या है जरा समझाइए और ये बताइए कि पीएमएलए के सेक्शन 45 जो मनी बिल के थ्रू पार्लियामेंट में पास कर दिया गया और उसके बाद आपने देखा तमाम पॉलिटिकल राइवलरी के चलते ऑपोजिशन पार्टीज के एमएलए जैसे हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया और कोई सुराग पैसे का लेन देन का नहीं मिला। और अब इस महिला को भी, शशि बाला के साथ भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको अरेस्ट करके उनकी ट्विन बिल कंडीशन लगा दी। तो ये सारा मामला है क्या और क्यों सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 45 को निरस्त नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती? हाँ, देखिए ये निरस्त करने का केस अभी पेंडिंग है, उस पे सुनवाई नहीं हुई। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि सुप्रीम कोर्ट की जो ड्यूटी है, देश के लोगों के संवैधानिक अधिकार बचाने की, लीगल राइट बचाने की और देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे काम करते रहे हैं। इसको देख-रेख करने की ज़िम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है और सुप्रीम कोर्ट इसमें कहीं न कहीं फेल हो रही है, क्योंकि इतना स्ट्रिंजेंट कठोर कानून जो लोगों के फ्रीडम से रिलेटेड हो, लोगों की फ्रीडम को कर्टेल करता हो, उनको रोकता हो, तो इस तरह के कानून की व्याख्या तो तुरंत करनी चाहिए, प्रायोरिटी पे करनी चाहिए, डे टू डे हियरिंग करनी चाहिए, उसको लंबित रखने का क्या मतलब है? ये देश के साथ मैं कहूँगा एक तरह से देश के साथ अन्याय है। देश से रिलेटेड लोगों के मौलिक अधिकारों से रिलेटेड केस जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं, उनकी इमीडिएट सुनवाई ना करना देश के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन है। मैं कहूँगा इस अधिकारों के हनन की बात सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, अगर समय पे केस वो सुनवाई तीव्र गति से नहीं होते। तो ये जो मामला था इसमें पीएमएलए में कोई महिला और कोई बिल्डर शायद कोई कंपनी के उसमें बेल का ये हुँ, मामला था सुप्रीम कोर्ट में। पिछली तारीख पे हुँ, भी जो बहस की तो एक तरह से सॉलिसिटर जनरल या इन लोगों ने जो बहस की वो एक तरह से कानून के बिल्कुल विपरीत थी। हुँ, और जजेस को ये इस बात का गुस्सा भी आया और ये नेचुरल भी है कि आप लॉ के खिलाफ कैसे आर्गुमेंट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। हुँ, तो दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट। हुँ, तो वो करके हुँ, उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने आज साबित कर दिया जस्टिस ओका। मैं एक और बात कहूंगा, बड़ी बात यहाँ पर, हुँ, जस्टिस ओका आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एच आर खन्ना हैं, जिन्होंने हुँ, इमरजेंसी के अंदर लोगों का जीने का अधिकार बचाया, उसके पक्ष में अपनी हुँ, बात करी और 4 जज मेजॉरिटी से उसके खिलाफ गए। फैसला तो मेजॉरिटी के हक में हुआ, मगर जस्टिस खन्ना ने वो लॉ जला के रखी न्याय की। आज इस हुँ, सुप्रीम कोर्ट में लोगों के अधिकारों की लॉ अगर किसी ने जलाई है, जलाने की हिम्मत की और लगातार जला रहे हैं, वो जस्टिस अभय एस ओक हैं और उनके साथ अब कुछ नाम और शामिल हैं। अब धीरे-धीरे लोगों को लगने लगा है कि भई जो, और ऐसे मौके में लगातार इतने प्रेशर में जब लोग कह रहे हैं कि प्रेशर में काम करिए, जुडिशरी प्रेशर में है, जस्टिस नागरत्ना ने खुद कहा प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए, प्रेशर में कर रहे हैं तभी तो कहा उसने, हुँ, वैसे क्या कहने की ज़रूरत थी? तो इसमें एक तो ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल हैं, ये सब हुँ, कानून के हिसाब से नहीं, वैसे ही डराने की कोशिश करते हैं कोर्टों को और झूठी वकालत करते हैं। और दूसरा उन्होंने यहाँ तक भी उनको एक तरह से शर्मिंदा किया कि भई हम मानते हैं, हमें न्याय का नहीं पता होगा, मगर कुछ तो हमें भी पता है। इस तरह का कटाक्ष एक तरह से ये था
कि आप वो ना करो, तो उन्होंने माफ़ी माँगी और अपना पीछा छुड़ाया। उसके बावजूद भी वो चाहते ज़मानत ना हो महिला की, तो उन्होंने कहा नहीं, और उन्होंने ज़मानत दी। तो इतनी रीढ़ की हड्डी दिखाना इस देश के लोगों के, नागरिकों के लिए, वी सैल्यूट टू जस्टिस ओक, वी सैल्यूट सुप्रीम कोर्ट ओनली ड्यू टू such type of judges like Justice Oak and Justice Bhuiya and some few name also there in the ठीक Supreme Court. Yes. जी। अच्छा, ये जो एक्यूज शशि बाला हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, और उनको शाइन ग्रुप, सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज को प्रोसीड ऑफ क्राइम को लॉन्डर करने का उन पे बड़ा गंभीर आरोप लगाया जाता है। ईडी की एलिगेशन है कि वो एज अ कन्फाइडेंट ऑफ द कंपनी डायरेक्टर रशीद नसीम, उन्होंने इलीगल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो ड्यूपिंग इन्वेस्टर्स को, मतलब इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो हवाले के द्वारा बाहर भेजा और ट्रांजैक्शंस को, इलीगल ट्रांजैक्शंस को किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अर्लियर इस बेल को रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से शशि बाला को वहां जाना पड़ा। हालांकि अभी कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पैसा कहाँ है, किसके मैं पास है, क्या है, ये भी कहा जा सकता है कि स्कूल टीचर को फंसाया भी जा सकता है नसीम के बिहाफ आतम पर। आतम जी जी, मैं एक और जी। बात करूँगा। मैं कह रहा हूँ हम्म क्राइम किया भी हो, तो आप लोगों को हम्म बिना ट्रायल के जेल में नहीं डाल सकते। लोगों हम्म को हम्म जमानत देनी होगी। हमारे देश का हम्म कानून ये है, दुनिया का कानून यही है। और इन्होंने जो मनी बिल के ज़रिए अमेंडमेंट किए या मनी बिल के ज़रिए जो कानून लाए, और कानून भी ऐसे जो कठोराघात है, जो हमला है देश के लोगों के स्वतंत्रता के अधिकार पे, ऐसे कानून मनी बिल के ज़रिए पास करना, ये लेजिस्लेटिव करप्शन है। ये पार्लियामेंट ने करप्शन किया है। पार्लियामेंट के हर वो एमपी शामिल है इस करप्शन के अंदर। भ्रष्ट किया है, देश की अवमानना किया, पार्लियामेंट की कंटेम्प्ट की है उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन की कंटेम्प्ट की है कि मनी बिल चोरी-चकारी से इस तरह का कानून पास करो। उस कानून पे सुप्रीम कोर्ट अभी बैठी है। उस कानून को हम्म निरस्त नहीं किया इन्होंने। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इज़ फेलिंग इन इट्स ड्यूटी to do according to the constitutional spirit and the morality and the principles, and for saving fundamental right of the people of this country। ये जो खतरे में पड़ गया मामला सारा का सारा, और कितने जजों ने यहां तक कह दिया कि बेल इज लॉ, ना, जेल इज लॉ एंड बेल इज एक्सेप्शन। यहां तक उल्टा कर दिया। और जिन्होंने उल्टा किया वो मलाईदार पोस्टों पे भी पहुंच गए ऐसे जज। क्या है ये खुरापात? जो 4 जज थे इमरजेंसी के दौरान, उसी तरह के जज हैं, जो लोग देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को नहीं समझते या उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अपने घर जाके बैठ जाना चाहिए। पेंशन लो और अपने घर बैठो, देश का पीछा छोड़ो। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट भी जगजीत सिंह डल्लेवाल की मांगी है, जो 50वें दिन से हंगर स्ट्राइक पर हैं। और ये रिपोर्ट उन्होंने मांगी है चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, और ये रजिस्ट्रार जुडिशियल को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, ताकि एम्स के डॉक्टर या डायरेक्टर से उसकी बात की जा सके, उसके बारे में उनसे सलाह ली जा सके। 50 दिन से एक कैंसर ग्रस्त बुजुर्ग इंसान, 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है, 72-73 साल उनकी उम्र है, वो आमरण अनशन पर है, मरना व्रत पर है। सरकार के पास समय नहीं है, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है उससे मिलने के लिए। और स्टेट ऑफ पंजाब के खिलाफ एक ऑर्डर आ जाता है, उसमें कहा जाता है कि अगर उनको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवारी डीजीपी पंजाब की होगी या चीफ सेक्रेटरी की होगी। उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो डिटोरेट होती जा रही है। पानी सूख गया है, मतलब आज मुझे खबर ये मिली कि वो पानी पीते हैं तो उसकी भी वो उल्टी कर देते हैं। उनकी बॉडी पानी को भी नकार रही है, तो एक तरह से उनकी हालत डिटोरेट हो रही है। और जस्टिस सूर्यकांत, एनके सिंह और कपिल सिब्बल स्टेट ऑफ पंजाब के लिए वहां पे आर्ग्यू करते हैं, और वो ये सबमिट करते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी वहां से 10 मीटर दूर है, और डल्लेवाल साहब की जो पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव कर रहे हैं, और डल्लेवाल साहब की इम्प्रूवमेंट और वाइटल्स पर एक एफिडेविट भी फाइल हो रहा है। मैं ये समझना चाहता हूं, 50 दिन से, सॉरी माफ कीजिए, 50 दिन से एक आदमी आमरण अनशन पर है, उसने पानी का निवाला तक, घूंट तक नहीं पिया है, उसके पैरामीटर्स अपने आप कैसे इंप्रूव हो रहे हैं? कपिल सिब्बल साहब किस तरीके का स्टेट ऑफ पंजाब के बिहाफ पर इस तरीके का आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, और जस्टिस खान जो थे वो इस बात को सुन के बहुत एजिटेट हो जाते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं कि गवर्नमेंट कैसे पर्सन के वाइटल्स को इंप्रूव होने की बात करती है जबकि वो 50 दिन से फास्ट पर है। उनका सीधा सीधा था कि वेयर आर द लेटेस्ट पैरामीटर्स
Last time some officers filed an affidavit. Now you're saying that his parameters are improving. How can it happen? On one hand, you are saying your doctors are there 24/7 and your medical team is there. How the parameters are improving? The person to whom we are saying that he appears to have had placed there, as many, some people are putting kind of peer pressure on him. He will not dispute his vitals. 50 days, a person is on hunger strike and his parameters are improving. ये किस तरीके बा- की चीजें जो है? आतमजीत जी, ये मामला उसके पैरामीटर का नहीं है कि हेल्थ के पैरामीटर क्या है। ये मामला ये है, मैं तो ये लगता है कि कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट को भी कम से कम ये कहना चाहिए था, ये बार-बार बॉल कोर्ट की तरफ से पंजाब की तरफ क्यों फेंकी जा रही है? ये मसला जहाँ से हल होगा उसको पकड़ो ना। भई वो जो एक कहावत है कि चोर को नहीं, चोर की माँ को पकड़ो। इस तरह की कहावत समाज में चलती है। अरे मामला सारा का सारा सेंटर के पास है और डेमोक्रेसी में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू हैव टॉक्स विद द पीपल हू हैव रिजेंटमेंट, जिनको लगता है हमारा शोषण हो रहा है या हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है या हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं की जा रही। राइट टू फेयर प्राइस फंडामेंटल राइट है लोगों का अपनी चीजों के अपने प्रोडक्शन पे, और किसानों के लिए डेवलप्ड कंट्रीज में दुनिया भर की फैसिलिटी और प्रोग्राम है ताकि ये लोगों को नुकसान ना हो किसी भी सूरत में। और सेंट्रल गवर्नमेंट वादों के बावजूद भी इस बात को नहीं कर रही, तो सरकार का रवैया तानाशाह का है, राजशाही का है, व्यक्तिवाद का है, डेमोक्रेटिक नजरिया ही नहीं है। और ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से जो हो रहा है वो मैं कहूंगा लीपापोती हो रही है। सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर के केसों में सरकार को डायरेक्शन दे चुकी है पहले भी कि ये पॉलिसी बनाओ, वो पॉलिसी बनाओ, और यहाँ पे जो मुद्दा इतने सालों से चल रहा है, जिसके लिए स्वीकार भी किया हुआ है, जिसके बाद पहले भी लोगों को धरने से उठाया था, एजिटेशन से उठाया था, और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सरकार को नहीं बुला रहे, सरकार को आप जवाबदेही नहीं बना रहे। सिंघू बॉर्डर पे भी सड़क बंद है आज तक भी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी। दुनिया भर के लोग, देश के नागरिक लगातार वहां पे, हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर, परेशान होते हैं। और गदर फंड है जैसे किसी राजा का राज है जिसकी मर्जी, कानून की कोई व्यवस्था, कानून का कोई राज नहीं। तो ये सारा का सारा जो चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले में जो काम करना चाहिए उसकी बजाय, उनकी सेहत कैसी है, जिम्मेवार डीजीपी होगा, वकील यहाँ कह रहे हैं कि जिम्मेवार सुप्रीम कोर्ट होगी अगर डल्लेवाल जी की डेथ होती है तो एक फार्मर लीडर की, इसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट की है। और सुप्रीम कोर्ट में भी कम से कम उन लोगों की जो सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को देख रहे हैं, उन जजों की, और इसमें कलंक लगेगा पूरी सुप्रीम कोर्ट पे। तो ये आज का जो कार्रवाई जो इस मामले में हुई, आज फिर उसी तरह लिंगरवन हुआ। इसी तरह से महाराष्ट्र के मैटर में जहां नंगा नाच हुआ, डेमोक्रेसी का हनन हुआ, डेमोक्रेसी को निर्वस्त्र किया गया, डेमोक्रेसी का रेप हुआ, उस केस को भी ऐसे ही लटकम पटकम और टेन्योर पूरा होकर इलेक्शन ही हो गई, सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर पाई। तो इस मामले में वकीलों का कहना, और मैं सहमत उस बात से, कि इट इज कंटेम्प्ट कोर्ट बाय द जजेस themselves of the सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, देश के संविधान की अवमानना है। ऐसे लोगों को, ऐसे सारे जजों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके बस की बात नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फैसले लेने के, तो घर जाके बैठो, पेंशन लो, देश का पीछा छोड़ो। इसमें एक बड़ा जरूरी पॉइंट ये आ जाता है कि हाई पावर्ड कमेटी जो जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में बनी और वो जाके डल्लेवाल से भी मिले, अगली डेट इसमें जनवरी 29 की डाल दी है। क्या गारंटी है कि डल्लेवाल साहब को जनवरी 29 से पहले कुछ होगा नहीं? और आप पंजाब स्टेट को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं सारे प्रोसेस के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर रही है? देखो, एक तो मेरे मोबाइल में बैटरी बहुत कम रहेगी, 15-20%। एक तो क्या है, थोड़ा इसको हमने जल्दी निपटना पड़ेगा। एक तो क्या है, जिस कमेटी को पावर नहीं, ये तो हियरिंग डे टू डे होनी चाहिए, ये किसान का मसला नहीं है, ये तो सिंबॉलिक है। इसका मतलब एक किसान डल्लेवाल जी नहीं है, डल्लेवाल की जगह आपका ये मैसेज जाएगा पूरे देश में कि किसानों की शरीर की, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट, इवन फॉर द सुप्रीम कोर्ट आल्सो। तो सुप्रीम कोर्ट को डे टू डे इसमें हियरिंग करनी चाहिए थी, सेंसिटिव होना चाहिए। इस केस को आप उसमें मैथमेटिक्स की तरह नहीं कर सकते, इट इज नॉट मैथमेटिक्स। लोगों की भावनाओं की, उनके अधिकारों की सुरक्षा
कि जिम्मेदारी हम्म सुप्रीम कोर्ट की है। हम्म गवर्नमेंट इज डूइंग मिसचीफ विद द पीपल ऑफ दिस कंट्री हम्म एंड पर्टिकुलरली फार्मर्स एंड द लेबर क्लास ऑफ द हम्म कंट्री। जी। एक और केस है जयराम रमेश साहब का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, उसमें ये भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, मैं इसमें हम्म आज सीधा आपको बताता हूँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बेंच में एक केस लगा था। उसमें उन्होंने चैलेंज किया था जो कि चोर दरवाजे से जो अमेंडमेंट किया है हम्म इलेक्शन रूल्स में। एक रूल है जिसमें ये लिखा हुआ था कि भाई हम्म इलेक्शन कमीशन किसी भी पब्लिक को यानी किसी भी सिटीजन को उसके मांगने हम्म पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट देगा जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन से रिलेटेड हम्म क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, कितनी वोट हम्म पड़ी, कितने फार्म हैं, वीडियो हैं जो कहाँ भी कैमरास हैं, उनमें क्या था क्या नहीं। तो जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कोई ऑर्डर किया किसी पटिशन में या लोगों ने हम्म पटिशन डाले कि हमारे को कैमरेज जो जो कैमरा लगाते हैं जहाँ पे मशीनें रखी थी, को लोगों को है हम्म कि मशीनों में गड़बड़ की है, उन कैमरों की जब इस तरह की डिमांड की गई तो उन्होंने चोर दरवाजे से पीछे से कानून बदल दिया। उस कानून में ये था कोई भी इलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जनता को बताना पड़ेगा, जब जनता मांगेगी तो देना पड़ेगा। अब इन्होंने हम्म क्या कह दिया कि कोई भी वही डॉक्यूमेंट मिलेंगे। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ सीसीटीवी कैमरास बेसिकली। हाँ हाँ, उसमें कैमरा भी और है रिकॉर्ड, सारे और डॉक्यूमेंट में जितने फार्म पोल होते हैं रिकॉर्ड, उसमें 17। पोल रिकॉर्ड, सारे पोल रिकॉर्ड सीसीटीवी कैमरा इंक्लूडेड। यस यस, एवरीथिंग, एवरी हम्म डॉक्यूमेंट, एवरी रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्शन। तो हम्म उसमें जब लोगों ने कैमरे मांगे तो इनको लगा कि चोरी पकड़ी जाएगी, तो इन्होंने चोरी से बदल हम्म दिया कि वही डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे जो इस कानून में व्याख्यित होंगे, जिनके बारे में हम्म लिखा होगा वही दिए जाएंगे। और वो लिखा नहीं अभी हम्म तक, वो लिखा ओ, भी नहीं। अरे तो आप जो समझ रूल गए इस 90 बात को? जो जो राइट रूल 93(2)(a) है जिसकी बात आप हाँ कर रहे हैं, उस रूल हाँ, 93(2) में जो अमेंडमेंट की गई है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, उसमें डॉक्यूमेंट मांगने पर क्या दिए जाने हैं इसकी कोई लिस्ट ही नहीं है, आपका कहने का मतलब। लिस्ट जान के नहीं बनाई। ताकि क्यों नहीं ओ बनाई, सुना आप, सुनो क्यों नहीं बनाई। इलेक्शन हम्म कमीशन तो कोर्ट से बच जाएगा, सजा से बच जाएगा, भाई मैं क्या करूं, कानून बन गया। अब इसने कह दिया वही डॉक्यूमेंट देना जो इसमें लिखे हों, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट कोई लिखी नहीं, तो मैं कौन सा डॉक्यूमेंट दूं कौन सा नहीं दूं। और उधर से कि कोर्ट कहेगी सरकार को, सरकार कहेगी हाँ जी हम रूल फ्रेम करेंगे, हम इसमें लिस्ट भी डालेंगे, चर्चा कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, और 5 साल निकल जाएंगे। कितनी हम्म चालाकी है, कितना बड़ा हम्म भ्रष्टाचार है, कितने बड़े चोर हम्म उचक्के हैं लोग जिन्होंने ये अमेंडमेंट किया है या इस अमेंडमेंट की सोची है। तो ये इस साजिश अमेंडमेंट है। में बलराज जी इस अमेंडमेंट में लिखा है ऑल अदर पेपर्स शैल बी हाँ, प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, और आप ये कह रहे हैं कि ऑल अदर पेपर्स की कोई लिस्ट ही नहीं है। पूरा पूरा यस यस, सफेद झूठ बोल। ओ हो। मैं कह रहा हूं चालाकी है ये देश के साथ हम्म धोखा है, ये चीटिंग है, फ्रॉड है देश की जनता के साथ। डेमोक्रेसी में, हम्म तानाशाही में, गुंडागर्दी में ही पॉसिबल है। तो देश का जो इंडेक्स गिरा है ना, राइट टू एक्सप्रेशन का इंडेक्स जितना नीचे गिरा है, कब गिरता है हम्म इंडेक्स, बोलने का हम्म अधिकार का हम्म इंडेक्स सबसे नीचे चला गया है। देश कब चुप हम्म होता है, लोग कब चुप हम्म होते हैं? जब आपके घर में हम्म कोई गुंडा बदमाश बंदूक लेके घुस जाए तो आपको कहे चुप, कोई बोलेगा नहीं, सब चुप हो जाते हैं ना। तो आज देश हम्म। चुप क्यों है? देश के बोलने की आजादी कहाँ गई? प्रहलाद जी इसमें जो आइडेंटिटी की बात की गई कि आइडेंटिटी ऑफ वोटर रिवील हो जाएगा, कुछ सेंसिटिव नक्सल एरियाज होते हैं, सीसीटीवी कैमरा फुटेज रिलीज कर देंगे तो अगले इलेक्शन के लिए हमें दिक्कत आएगी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए, क्या ये इसमें कुछ इनका वेटेज है सरकार के जो पक्ष की जो बात ये हो सब रही है? ये बहाना है ना, चोर बहाने नहीं बनाता। जिसको उलझाना हम्म हो साजिश करके, इलेक्शन कमीशन इस साजिश में साथ है, और इसमें रूल हम्म चेंज करने वाले साथ हैं। सरकार में जो बैठे लोग वो साजिश में शामिल है, जिन्होंने साजिश की है वो साजिश में शामिल है। ये देश के साथ हम्म धोखा है, ये देश के साथ गद्दारी है, ये संविधान की अवमानना है। ये देश के मुंह पे तमाचा, पूरे देश की जनता के मुंह पे तमाचा मारा इन लोगों ने। तो अब क्या करें, पता चल जाएगा। अरे जो मशीनों में वहां कैमरे लगाए थे, जहां तुमने मशीन रखी है, जहां फ्रॉड हुए हैं, जिसपे पूरा देश आवाज उठा रहा है, और मैं तो सहमत हूं फ्रॉड हुए हैं। देश के लोग जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। देश में जो फीलिंग जाती है वो सच्ची होती है, वो सच्ची है। तो वहां पे कौन सी किसकी आइडेंटिटी जाएगी? अब सोचा ये बहाना बना के उन कैमरों को देने से भी मना किया जा सकता है, और अभी तक तो वो कैमरा शब्द भी नहीं लिखा इन्होंने, जानबूझ के सालों तो इसी में लगा देंगे। और सुप्रीम कोर्ट में रिटायर होते रहेंगे जज, बेंच बदलते रहेंगे जानबूझ के,
ऐसे भी जजों के सामने लग सकता है, मैटर जो रिटायर होगा, फिर कोई रिक्यूज कर जाएगा, फिर दूसरे बेंच में जाएगा, फिर कोई छुट्टी हो जाएगी, ये करके ये देश के साथ धोखा है। मैं ये कह रहा हूँ, ये साजिश है, इस साजिश की तह तक जाना चाहिए। अगर इसमें जुडिशियरी के लोग भी शामिल हैं, इस साजिश में, मैं तो कहता हूँ चाहे देश का चीफ जस्टिस भी साजिश में शामिल है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश के साथ गद्दारी करने का किसी को भी हक नहीं है। पीपल आर सुप्रीम। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, देश के आंदोलित किसानों की सेहत पर ख्याल न करके वो आमरण अनशन करने को मजबूर होने देश का अन्नदाता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देश हम्म, के साथ गद्दारी है, देशद्रोह है, जिन लोगों ने कानून बदला है। इन सबको हम्म, पकड़ना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये पदों पे बैठे हैं तो इनके पदों से इनका इस्तीफा लेना चाहिए। अगर ना इस तरह के लोग इस्तीफा दें, तो इनका घेराव करना चाहिए। देश की जनता को एकजुट होके अपने अधिकारों की तिलांजलि जातिवाद में और रिलीजनवाद में बँट के तबाह नहीं करनी चाहिए। देश को समझना चाहिए कि सत्ता पे कब्जा रखने वाले लोग बहुत खतरनाक लोग होते हैं। डेमोक्रेसी लोग देश में व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, किसी को लगातार सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी बनाने के लिए नहीं है। वो तो एक हमारा तरीका है जनप्रतिनिधि छाँटने का, चुनने का। अब जनप्रतिनिधि खुद ही ये आ जाएँ कि किसी भी तिकड़म से मुझे ही बनना है, तो ये देश के साथ हम्म। गद्दारी है, देशद्रोह है। इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें जो हैंडबुक है रिटर्निंग ऑफिसर 2023 की, वो प्रोसीजर पूरे लेआउट करती है कि स्टोरेज सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेंट इलेक्शन डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड जिसमें सीसीटीवी डॉक्यूमेंट्स, फुटेज पोलिंग स्टेशंस की हैं। क्लॉज 1910 में कॉपीज ऑफ द रिजल्ट फॉर्म सप्लाई ऑफ 17C, जिसमें आपका ईवीएम का मशीन नंबर और टोटल वोट्स पोल्ड की लिस्ट होती है। ये हर कैंडिडेट का अधिकार है इलेक्शन कमीशन से मांगने का, और प्रायर इस अमेंडमेंट के ये सीसीटीवी फुटेज की सप्लाई और सारे इलेक्टोरल रिकॉर्ड्स पब्लिक मैं तो इंस्पेक्शन के लिए अभी पॉसिबल है। मैं एक इम्पोर्टेंट और बात आज बता रहा हूँ जो है, आपको, जी एक जी इम्पोर्टेंट जी बात बता रहा हूँ। मैंने आज जी कोर्ट में सुना और मैं एप्रिशिएट करता हूँ उस बात को कि कुछ साथी एडवोकेट इस तरह का पिटीशन फाइल करने के लिए सोच रहे हैं हाई कोर्टों में और सुप्रीम कोर्ट में, कि जिसमें डायरेक्शन की मांग है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन दीजिए, वो मीडिया के सामने पेश हो और देश के प्रश्नों का जवाब दे, और जिसमें सोशल मीडिया इंक्लूड किया जाए, न कि गोदी मीडिया। अगर इस तरह की कोई डायरेक्शन, ये यूनिक पिटीशन होगा देश के अंदर, और इसमें डायरेक्शन कोई रीढ़ की हड्डी वाला जज अगर दे पाया, मास्टर ऑफ रोस्टर, अगर ईमानदारी से ईमानदार जज के सामने, आज सबसे ज्यादा इस तरह के अधिकारों की सुरक्षा करने वाला कोई जज है तो जस्टिस अभय एस ओक है, जस्टिस भुइयां है। इस बेंच के सामने वो केस लगे और फिर डायरेक्शन मिले, और इलेक्शन कमिश्नर और प्राइम मिनिस्टर या जो भी जिसकी भी लोग डिमांड करेंगे, वकील लोग जो सुनी हमने चर्चा, वो अगर इस पिटीशन में डायरेक्शन होती है, तो ये दुनिया के लिए यूनिक होगा, दुनिया के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, दुनिया की डेमोक्रेसी के लिए यूनिक होगा, और जनप्रतिनिधियों को पता होगा कि तुम जवाबदेही से भाग नहीं सकते अगर इस तरह की कोई डायरेक्शन मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से या हाई बिल्कुल कोर्ट से। ठीक कहा आपने। और इससे यही मैसेज मिलता है जो हमारा जो लक्ष्य है अपडेट्स और प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की दिखाने का, कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तभी ये संविधान, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी बचेगी। नहीं तो आप और हम हाथ मलते रह जाएंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और इन केसेस के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए बलराज सिंह मलिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू।